अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे पैसों के ऊपर। ये चारों भाग गए। जिन गद्दारों के बारे में कहा, इन गद्दारों में से कुछ लोगों की बोली सुनता हूं, क्या आप भी तो पार्टी बदले? नादानो कान खोल कर सुन लो, मैं जब जदयू में आया था, राजद से रिजाइन करके आया था, तुम्हारे तरफ भगोड़ी बनकर नहीं गया था। हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाला। आज अगर हम मैच देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम? हमारे सामने हमारी बहनों का चेहरा आ जाएगा जिनके सिंदूरों को उजाड़। बेटा प्रतिनिधि बा, सन बेटा पिए बा, दामाद ठेकेदार बा। सन बेटा पिए बा, दामाद ठेकेदार बा, साला सलाहकार बा, बोला है जनता लोग के जिम्मेदार बा। इतिहास लिखा जाता है, बोलने वाले का इतिहास लिखा जाता है, किसी गोंगे का इतिहास नहीं लिखा जाता है। लोकसभा चुनाव 2024 में पूर्णिया आए थे, तो उन्होंने अपनी सभा में बीटिंग कौन है आपको समझना पड़ेगा, उसका ऑडियो वीडियो है, देख लीजिएगा। उसमें क्या कहा उन्होंने? वोट दो तो इंडिया को, यानी हमको, वोट नहीं तो एनडीए को। खुले मंच में कहा उन्होंने, वोट दो तो इंडिया को, वोट नहीं तो एनडीए को। उस समय सांसद पप्पू यादव निर्दलीय लड़ रहे थे, तो उससे उनको डर के लिए तो आप लोग बताइए कि बीटिंग कौन है। और याद रखिए, ये आरजेडी यही पार्टी है जो 2005 में जब 75 सीट लेकर के सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, तो उस समय लालू यादव को रामविलास पासवान 29 सीट लेकर के आए थे। उन्होंने कहा था, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए, लालू यादव इनकार कर दिया था। और 2005 को मजलिस का दुलारा सारे भारत को है प्यारा, आसमां पे चमकता रहेगा, रहेगा, रहेगा। अब ओवैसी का सिक्का चलेगा, अब ओवैसी का सिक्का चलेगा। पैगाम वहाँ पर हर घर में पहुँचाना है, भारत के कोने कोने में झंडा ये लहराना है। कि दिल्ली हो या रांची हो या दिल्ली मुंबई, रांची हो या दिल्ली मुंबई, रांची हो या दिल्ली मुंबई, चाहे औरंगाबाद माई अम्बा फिर जिंदाबाद, माई अम्बा फिर जिंदाबाद। अपने घर के बर्तन, एल्युमिनियम और तांबे के बर्तन को बेचकर 2 वक्त की रोटी खरीदते हुए गरीबों को देखा है। और मैंने उन जालिमों को भी देखा है जिन जालिमों ने हमारी सरदारी का दावा किया, लेकिन इन जालिमों ने हमारी आवाज कभी असेंबली और पार्लियामेंट पर नहीं उठाई है। मुझे असेंबली में जाने का कोई शौक नहीं, मैं सियासत में आने का कोई जज्बा नहीं। मैं तो किशनगंज, कोचा धामन, अपने गांव के लोगों का कितना शुक्रिया अदा करूं, कम होगा कि मेरे दिल की दर्द की जो आवाज मुख्तलिफ मंचों पर आई, लोगों ने शुरू दिन से कहा, अख्तर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैंने जब राजद छोड़कर जदयू का दामन थामा था, कुछ अहमकों को मालूम नहीं, ये अहमक बोलते हैं कि साहब सदरे बिहार भी तो चले गए थे जदयू में। ए नादान मेरे भाइयों, मैं नीतीश कुमार को बीजेपी से अलग किया था, तब उनके साथ गया था, और 15 दिन के अंदर में ही मुझको पता चल गया कि बीजेपी और जदयू की तलाक हो गई है, लेकिन बदचलन औरत की तरफ और आवारा मर्द की तरह इनकी छुप छुप कर मुलाकातें होती है। 15 दिन में हमने छोड़ा था, मेरे सामने में कोई बदल नहीं था। लोग कहे कि तारीखी में चले गए। कांग्रेस के लोगों सुनो कान खोलकर, मुझे करोड़ों रुपए ऑफर किए जा रहे थे मेरे लोगों को, मैं बदनीयत होता, इलेक्शन लड़ा के कांग्रेस को हरवा देता, लेकिन मैंने कुर्बानी देकर कांग्रेस को जीतने का मौका दिया। फिर भी हमसे गिला है कि हम वफादार नहीं, हम वफादार भी नहीं तो तू भी दिलदार नहीं, तुमको समझना चाहिए। और फिर ये चारों भाग गए। जिन गद्दारों के बारे में कहा, इन गद्दारों में से कुछ लोगों की बोली सुनता हूं, क्या आप भी तो पार्टी बदले? नादानो कान खोल कर सुन लो, मैं जब जदयू में आया था,
राजद से रिजाइन करके आया था, तुम्हारे तरफ भगोड़ी बनकर नहीं गया था। और हमने फिर जदयू को छोड़ा तो ऐलान या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छोड़ा था। तुमको मालूम है तुम्हारे चारों के भाग जाने के बाद भी तुम्हारा जितना वजन था तुमसे 10 गुना ज्यादा वजन अख्तरुल ईमान का था। चीफ मिनिस्टर ने आदिल हसन एडवोकेट यहाँ मौजूद है, चीफ मिनिस्टर से आधे घंटे तक अपने चैम्बर में कहा। पहले तो मेरा फोन बंद था तो आदिल साहब के फोन पर कहा अख्तर साहब आप आ जाइए, अकेले क्यों रह जाइएगा। जब उनसे पुलिस की पैरवी जब जुल्म हो रहा था, कुछ जगहों पर भाजपा के लोग फसाद करा रहे थे, मिलने के लिए गया था तो वजीर आला ने कहा अख्तर साहब हम चाहते हैं कि आप वजीर बनिए, आप पार्टी चुनिए, हम आपको वजीर बनाने के लिए तैयार है। बेटे तो सुन लो, अगर अख्तरुल ईमान गरीब हो सकता है लेकिन अख्तरुल ईमान जमीन फरोश नहीं हो सकता है। अगर जमीन फरोश होगा तो आज वो भी मैं रह लेता। मुझे फख्र है कि गुज़िश्ता 25 सालों से मैं सियासत में हूँ, जिला परिषद का मेंबर रहा, तकरीबन 14 साल एमएलए की मुद्दत की हो गई। अल्लाह का शुक्र है, मैं दावत देता हूँ किसी माए के लाल को अगर है आ जाओ, मेरा खाता पत्र जांच कर लो। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अख्तरुल ईमान अमीर नहीं हो। और ये मेरे लिए, ये मेरे मायूसी की बात नहीं है, ये मेरे फख्र की बात है कि एमएलए बनने के बाद लोगों के पास कहां से दौलत आ गए, किन किन शहरों में मकान खरीद लिए, 6 साल में एमएलए रहे और कई करोड़ के मालिक हो गए। और 14 साल का एमएलए हूं मैं और कर्ज में भी जीता हूं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जमीन का सौदा कभी नहीं करता। इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई है आपके दरमियान में, इत्तेहादुल मुस्लिमीन समाज के मजलूमों की आवाज है। कपिल पासवान क्यों आया है, शंकर हमसे क्यों जुड़ा है, रामू से गले क्यों लगता है। मैं इंसानियत की बात करता हूं, मैं हिंदू और मुसलमानों के तफरीक की बात नहीं करता। मीडिया के कुछ लोग हैं बीजेपी के मध्य मुकाबिल, मैंने कोजा भवन के लोगों से कहा, एक कोजा भवन के लोगों, एमआईएम को आपने बड़ी मोहब्बत से परवान चढ़ाया है और आज एमआईएम के सदके में एक शख्स खड़ा है, मुझको पार्लियामेंट के इलेक्शन में साथ दिया था, वोट दे दो। जो इजहार असफी साहब 8000 वोट ला सके थे कभी एमएलए के इलेक्शन में, 88,000 वोट लेकर कामयाब हो गए। मेरे भाई किनका था, मुझे लोग कहते 4 लोग आपके भाग गए। मैंने कहा इत्मीनान रखो, ये नाअहल थे, इनके जमीर में ताकत नहीं थी, मिल्लत का दर्द इसके सीने में नहीं था, अवाम के साथ वफादारी का जज्बा नहीं था। ये 4 चले गए हैं, माँ के पेट से एमएलए नहीं बने थे। वो अवाम जिसने 88,000-87,000 वोट देकर इनको जिताने का काम किया था, वो अवाम आज भी एमआईएम के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। एमआईएम ने देवबंदी और बरेली को, कुलिया और सुरजापुरी की, शेख सैयद मोगल पठान और अंसारी की तफरीक को तोड़ा है। हमने मुसलमानों के बिखरे हुई आबादी को इत्तेहाद का पैगाम दिया है। यही वजह है कि किशनगंज के लोगों, सीमांचल के लोगों खुश हो जाओ। आज सीमांचल से बाहर चंपारण के लोग, मिथिलांचल के लोग, अन्य प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं। किस वजह से आते हैं, उसको ऐसा लगता है कि पूरे बिहार में मुसलमानों की दर्द की आवाज अगर कहीं से उठ सकती है तो किशनगंज की और सीमांचल की सरजमीन से उठ सकती है। कितनी इज्जत मिली है नौजवानों, तुम्हारी गैरत की कसम मैं तुम्हें देता हूँ। हमारे बाप दादा ने हुकूमतें बनाई हमने वोट से, और यकीन जानो जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, अख्तरुल ईमान ने बार बार कहा है कि जिस वोट से हुकूमत बन सकती है, खुदा की कसम तुमने हिकमत से इस्तेमाल किया तो इस वोट से तुम्हारे नस्लों की तकदीर भी बदल सकती है। रोहता और वैसा में वोट देकर हुकूमत बनाया था कि नहीं, क्या हुआ, हुकूमत बनी, गुलाम बन के रहे। लेकिन जब वोट दिया कि नहीं, हम वोट विकास के नाम पर दिए, तो आज 800 करोड़ का कामन रोड पर पैसा हुआ। आपके वोट का कमाल है। वो एमआईएम क्या चाहती है, एमआईएम फिरका परस्तों को शिकस्त देना चाहती है, बीजेपी को आगे बढ़ने नहीं देना चाहती है। लेकिन आप कहते हैं कि फिरका परस्तों ने जितना हमें तकलीफ दिया है, हमारी गर्दनें काटी है, मौका परस्तों ने भी हमको इतना ही लूटने का काम किया है। अभी जातीय आबादी गणना की रिपोर्ट आई है, बिहार की आबादी 13 करोड़ हो गई। 13 करोड़ में सबसे बड़ी आबादी शेड्यूल कास्ट की 20% है, 2 करोड़ 56 लाख है। उसके बाद दूसरी बड़ी आबादी है तो मुसलमानों की है, 18% आबादी है जिनकी आबादी 2 करोड़ 31 लाख है। नौकरी में सब लोगों को, हमारी बड़ी जात के भाइयों को, भूमिहार भाइयों को, ब्राह्मण भाइयों को, कायस भाइयों को 2 गुना 3 गुना 4 गुना नौकरी मिली।
नीतीश कुमार ने अपनी बिरादरी को दोगुनी नौकरी दिलाई, लालू जी ने अपनी बिरादरी को पूरी नौकरी दिला दी, लेकिन मेरे दलित भाइयों की 4 लाख की नौकरी जगह पर 1 लाख नौकरी बेईमानों ने छिपा लिया। एक गैरतमंद मुसलमानों, आज तुम्हारा दारोगा हो, वारंट भी होगा तुम्हारे बाप के नाम से, तो इज्जत से कहेगा कि चचा जरा सा आप बेल करा लीजिए, वरना मजबूरी होगी गिरफ्तारी की। लेकिन आज थाना में तुम्हारा चौकीदार भी नहीं है, तुम अपने इलाके में रहते हो, जलसों की भीड़ देखकर इतना जाते हो, मुशायरे की भीड़ को देखकर इतना जाते हो, लेकिन जब थाना और कोर्ट में जाते हो तो लगता है किसी अजनबी बस्ती में है, मुझे कोई पहचानता ही नहीं है। एमआईएम यही कहने के लिए आई है, इस देश को आजाद करने में मेरे बाप दादा ने रोल अदा किया है। सम्राट चौधरी को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है, गिरिराज को यहाँ पाकिस्तान नजर आता है, हद तो यह है यहाँ की दाल रोटी खाने वाले दिलीप जायसवाल को भी ये पाकिस्तान नजर आता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी, गिरिराज जी और इस तरह के लोगों सुन लो, जिस वक्त मुल्क का बंटवारा हुआ था, मुसलमानों की आबादी पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान में थी, अपने वजूद से ही 2 टुकड़ा हो गया था। सीमांचल के मुसलमानों के गले पे माला डालो, मेरे बाप दादा जरा भी करवट बदलते तो भारत भी 2 टुकड़ा हो जाता, आसाम जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता, करवट बदलते तो हम अपना देश बदल जाते। हम तुम्हारी मर्जी से नहीं, इस देश की मोहब्बत की वजह से हिंदुस्तानी बने हुए हैं। हमको दुश्मनी की नजरों से, नफरत की नजरों से देखने का काम नहीं करो। हाँ, ये और बात है, हम जुल्म सहते रहे हैं, जिसने हमें एक गाल में तमाचा मारा, मैंने दूसरा गाल भी दे दिया, सलाम किया, हमने हाथ उठाकर, लेकिन अब सीमांचल के लोगों ने सलाम ही करना नहीं, जालिमों के खिलाफ तमाचा भी उठाना शुरू कर दिया। अब तीसरा तमाचा खाने के लिए मेरा तीसरा गाल नहीं है, मेरे गालों पर तमाचा मारोगे तो तुम्हारे गालों को लाल कर देने की हिम्मत भी मेरे नौजवानों को आ गई है। ये सायाब के नाम से हमें परेशान किया जा रहा है, बांग्लादेश में हमारी बस्ती में नजर आए इन जालिमों को। ये चूंकि ये चुप्पी, ये कमजोरी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, बोलना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। माँ के पेट से बार पैदा हुए हो, एक बार ही कब्रिस्तान में जाओगे, जीना है तो इज्जत से जीनो। का पैगाम है कि जिंदगी में जो कसम का जो लड़ता है, जो तहकान अपने खेतों के सीने को फाड़ता है वो फसल उगाता है, जो अपने खेतों के सीनों को नहीं चिरता वो दीवालिया होता है। लड़ो, लड़ने की वजह से तुम्हारी गर्दनें कट सकती है, लेकिन यकीन जानो गर्दनें कटेंगी तो तुम्हारी नस्ल से सरदार जन्म लेगा। और गर्दन झुकाकर गुलामों की तरफ जीरोगे तो फिर तुम्हारी नस्ल से गुलाम जन्म लेगा। ये मायने में कहने के लिए आई है, हम गुलामी की जिंदगी नहीं चाहते हैं। इस मुल्क में जितना हिस्सा है हम अपना वाजिब हिस्सा चाहते हैं। क्या ये जुर्म है? 2%, 3% को 18, 20 सीट देने के लिए तैयार है गठबंधन के लोग। हम 6 सीट मांगे तो उनके पेट में दर्द है। क्या ये आपकी बेइज्जती नहीं है? हमने गठबंधन को चाहते हैं कि हुकूमत बने और गठबंधन चाहती है कि मियां जुम्मन को बैठने की जगह भी नहीं मिले। इस गैरत का बदला लेना है कि नहीं? इस दुश्मनी का बदला लेना है कि नहीं लेना है? यकीन जानो फिरका परस्तों से भी लड़ेंगे, मौका परस्तों से भी लड़ेंगे और मेरे बगैर हुकूमत न बने इतने लोगों को जिताओ ताकि मेरे पुराने हिसाब किताब तय भी किए जाए। हम इस पर जोड़ने के लिए आए हैं। अभी लालू जी के आगे में हम लोगों ने दरखास्त दिया था, मजाक उड़ा रहा था कि इलेक्शन ही नहीं लड़े। कुछ लोग कहते हैं हैदराबाद की पार्टी है, तो मैं कहता फिर कांग्रेस कहां की पार्टी है? अब फिर मैं कहता हूं कि लालू जी आप तो जन्म लिए गोपालगंज में, तो फिर गोपालगंज में सियासत कीजिए, सीमांचल में आने की क्या जरूरत है? अरे इस मुल्क में जो भी इस मुल्क के लोगों की खिदमत की बात करेगा उसका मजहब नहीं, उसकी नीयत के मुताबिक उसका साथ दिया जाएगा। बिन अवैसी बिहार हो या बंगाल हो, राजस्थान हो, यूपी हो, अगर मुसलमानों पर, अगर वक्त के मसाइल पर मस्जिदों की हिफाजत के लिए बोलता है, हिंदू और मुसलमानों की इत्तेहाद के लिए बोलता है, यकीन जानो उसका साथ देना हमारे लिए लाजिम है। मैं एक बात कह के चला जाऊंगा, बच्चा मामू खालू फूफा अमीर हो उसके मरने से यतीम नहीं होता। बच्चा जब बाप पर जाए तो यतीम हो जाता है। बाप के मरने से जिस तरह बच्चा यतीम होता है, जिस कौम का कोई लीडर नहीं वो कौम भी यतीम हो जाती है। यतीम रहना चाहते हो या अपने क़यादत को जन्म देना चाहते हो? अपने क़यादत को जन्म देना चाहते हो तो बोलो, सबने दिया है हमको चोट। ये आवाज दुश्मनों के कानों तक जाएगी। जिसने ताला लगाया, जिसने मस्जिद तोड़ी,
जिसने बिहार शरीफ में हमारे मदरसे को जलाने पर भी जिसके मुंह में आवाज नहीं आई, सबके लिए है। सबने दिया है हमको चोट, सबने दिया है हमको चोट, सबके दिल में है खोट, सबके दिल में है खोट। अब न देंगे इन बेईमानों को वोट, अब न देंगे इन बेईमानों को वोट। अब अपनी पार्टी अपना वोट, अपनी पार्टी अपना वोट। मेरे भाइयों, एक बात आखिर में कहता हूं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, नमस्कार, आदाब। आज का ये जलसा मिलन समारोह कार्यक्रम के नाम से मुनक्किद किया गया है। मंच पे उपस्थित मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर जाबाज शेर सीमांचल, मजलूमों की बुलंद आवाज, एमएलए हमारे बड़े भाई अख्तर उल साहब, मंच पर मौजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के युवा नेता, लाखों करोड़ों नौजवान दिलों की धड़कन, मेरे को स्पोक्सपर्सन एडवोकेट आदिल हसन साहब, नेशनल प्रवक्ता है, इंजीनियर आफ्ताब अहमद साहब, तौसीफ आलम साहब, इश्तियाक साहब, शाहिद साहब, मुफ्ती अतर साहब, अब्दुल्ला साहब, मुर्शिद भाई, गुलाम सरवर और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनें। आज एक चीज तो साबित हो गई और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो सरों का समंदर यहाँ मौजूद है, जो हजारों की तादाद में लोग आज यहाँ पर आए, मजलिस को ज्वाइन किया है, इस बात की गवाही है कि अब सीमांचल में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, पतंग का। ये तूफान पतंग का आ रहा है और पेट में डायरिया और दर्द होने वाला है राजड़ और तमाम मुख्तलिफ पार्टियों को। आपने साबित कर दिया, एक बिहारी आज देख लिया, एक बिहारी वाकई अख्तर भाई 100 पे नहीं बढ़ा दो, 100 और 200 पे भारी पड़ रहा है। आज आप तमाम जानते हैं कि बिहार में आपके यहाँ सीमांचल में भी चुनाव आने वाला है, अनकरीब है, 1-2 महीने में चुनाव होंगे। जिस तरह मुख्तलिफ सियासत पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ेगी, अपने अपने उम्मीदवारों को उतारेगी, इसी तरह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी अपने उम्मीदवारों को सीमांचल से, बिहार से उतारेगी और चुनाव के अंदर हिस्सा लिया जाएगा। और मुझे यकीन है कि इस मर्तबा इंशाअल्लाह पहले से भी ज्यादा तादाद में हमारे उम्मीदवार जीत के बिहार की असेंबली के अंदर जाएंगे। चुनाव है, हर बार जो ये लोग बोलते हैं कि आप आए, हमारा वोट कट गया, हमारे लोग हार गए, हमारी चॉकलेट छीन गई, उनको पैगाम दिया। अख्तर साहब ने लेटर लिखा, आइए साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, बीजेपी एनडीए को हराएंगे, आइए साथ में, ताकि सेक्युलर वोटों का विभाजन ना हो, मिलकर लड़ेंगे, मगर इनके कानों में जू लगेंगी। 1-2-3 जगह इन्होंने बोल दिया कि हमको तो बोला ही नहीं गया। जब सवाल किए गए तो इनकी हालत टाइट, जवाब नहीं दे सके कि क्या करना है। तो अख्तर भाई और एमआईएम ने क्या किया, पटना में पूरी तरह से ढोल बाजे के साथ पहुंच गए तेजस्वी के घर में। वहां पर एक स्लोगन लगाया, मैं चाहूंगा कि उनके कान तक आवाज पहुंचे सीमांचल की इस धरती पे, तो मैं स्लोगन लगाऊंगा, आप मेरा साथ देंगे, बोलेंगे, मैं बोलूंगा, आप साथ में बोलिए, लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, महागठबंधन के लिए अपना दरवाजा
वरना खुल जाएगा तेरा एमवाई समीकरण पूरी पोला पोली खुल जाएगी, फिर बोलना नहीं कि हुआ ऐसा करके चलेगी। क्योंकि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम के अंदर घबराने की जमात का नाम नहीं है। जो बोलते करके दिखाते और जो करते होता है फिर वो देखते हैं उस बात। इसलिए पहले बोल रहा हूं, अभी भी वक्त प्यारे मान जाए, इसके बाद समझाने का टाइम पूरी तरह लड़ेंगे, पूरी हिम्मत के साथ ताकत के साथ लड़ेंगे और बराबर तुमको सबक सिखाएंगे। हमने ऑफर दिया तो ये कोई डर और घबराहट के लिए नहीं दिया, मांगी नहीं, चेतावनी दी कि अगर वाकई में तुम सीरियस हो, वाकई में तुम चाहते हो कि बीजेपी को, एनडीए को रोका जाए, हराया जाए, आइए सेक्युलर वोटों का अभी बात जनमत होने दीजिए, साथ में कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेंगे, इनको हराएंगे। अख्तर साहब ने ज्यादा नहीं ये कहा, कुछ नहीं, हमारे दिल पे पत्थर रख के आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा नहीं तो हमारे साथ सिर्फ 6 सीटों के साथ समझौता करिए। अरे इतना कम हमने कहा ताकि बीजेपी एनडीए को रोका जाए, मगर फिर भी अब तक कोई रिप्लाई नहीं आया। मगर एक चीज मुझे यकीन है, पूरी यकीन के साथ बोल रहा हूं कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और 4 का 24 नहीं, अब तो मैं समझता हूं 100% लड़ना होना चाहिए इंशाअल्लाह। कितने पे लड़ेंगे पूरा फैसला किया जाएगा जमात द्वारा, अख्तर भाई द्वारा, लेकिन लड़ेंगे। और इस मर्तबा बिहार की सीमांचल की आवाम बताएगी इनको ताकत क्या हो। हिस्सेदारी की लड़ाई, ये चाहते नहीं कि आपको हिस्सेदारी मिले, ये चाहते नहीं कि आपकी आवाज बुलंद हो बिहार की असेंबली के अंदर, क्योंकि डर और घबराहट इनको है। अगर मजलिस आ गई, मजलिस जीत गई तो हमारा क्या होगा? हमारा तो कोई नाम लेवा नहीं बचेगा, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। अरे वैसे भी राजा इसके बाद तुमको नहीं पूछेगा अगर मजलिस के साथ लिया है तो याद रखना मेरी इस बात। लड़ना है, जीतना है, आगे बढ़ना है, सीमांचल को आगे लेकर जाना है, मगर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए सीमांचल की जनता ये लेकर बैठे हैं। इसीलिए जो गुरूर घमंड की कुर्सी पे बैठे हैं इनको दिखता नहीं मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की ताकत। पिछले इलेक्शन में अंदाजा लगा दिया था, हम 19 सीट पे लड़े, 5 जीत गए। वो अलग बात है कि 4 जनों ने, ये राजड़ वालों ने उनके जमीन को खरीद लिया, मगर ये आवाम बदला लेगी। आपने वोट दिया था, आपने जमात की मोहब्बत में वोट दिया था, मजलिस की मोहब्बत में वोट दिया था, मगर हुआ क्या? आपके वोट लिए इक्तेदार पे आए, जमीन को बेच लिया, उसका आपको खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। 4 का 24 नहीं अख्तर भाई, इसके 4 का पूरा के पूरा बदला लेके 40 ही लेकर आ जाएंगे। इस बात करेगी बिहार की जनता, देगी साथ, क्योंकि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे आपके कायद वाहिद इंसान है जो हर मुद्दे पे आपके लिए आवाज उठाई है। कोई भी मुद्दा हो आप देख लो। फिलहाल एक ये मुद्दा चल रहा है सबसे बड़ा, आज एक ऐतिहासिक दिन माना जाएगा कि जब मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन सीमांचल की धरती के ऊपर लोगों को जोड़ रही है, संविधान की बात कर रही थी, एकता की बात कर रही थी, सेक्युलरिज्म की बात कर रही थी, भारत देश को मजबूत बनाने की बात कर रही थी। उस दिन कोई ऐसी जगह है जहां पर भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेला जा रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है। किसके साथ? उस दुश्मन मुल्क के साथ जिसको पूरी दुनिया ने कहा, दुनिया ने मांगा कि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। ये पड़ोसी मुल्क, ये पिद्दी पर मुल्क अगर एक फूक मार दो हवा में उड़ जाएगा, आज आप उसके साथ क्रिकेट खेलो। यही वो पाकिस्तान है जिसने आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दिया, 26/11 किया, पुलवामा किया, उसके बाद आप अपने देखा पहलगाम में क्या हुआ, हमारे बेकसूर 26 पर्यटकों, टूरिस्ट को उनके बीवी बच्चों के सामने नाम पूछकर, मजहब पूछकर गोलियों से उनकी जान ली, छन्नी कर दी। हमने
ऑपरेशन सिंदूर किया। भारत के बहादुर सिपाहियों ने पाकिस्तान के गढ़ में घुसकर वहां की जो आतंकवाद की जो कैंपें थी उसको नेस्तनाबूद किया। ऑपरेशन महादेव हुआ। हमने पाकिस्तान से तमाम अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए, ट्रेड बंद कर दिया। वहां के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जो क्रिकेटर थे, फिल्म स्टार थे, तमाम लोगों के हमने अकाउंटों को ब्लॉक कर दिया, पानी बंद कर दिया। कहा खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। तो मैं पूछना चाहूंगा यहां से खड़े रहकर नरेंद्र मोदी से कि बताओ फिर कौन सी मजबूरी थी जो बीसीसीआई और भारत के साथ पाकिस्तान को हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़ने वाला। आज अगर हम मैच देखेंगे तो क्या सोचेंगे हम? हमारे सामने हमारी बहनों का चेहरा आ जाएगा जिनके सिंदूरों को उजाड़ तो उनको शर्म नहीं आती? अरे वारिस पठान थूकता है ऐसे पैसों के ऊपर जहां पर मेरे देश की मान मर्यादा इमोशन का सवाल आ जाए। मेरी बहनों के सिंदूर को जिसने उजाड़ दिया, उनके साथ पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेला था, उन प्लेयर क्या सोचेंगे? वो जिसके साथ जाएंगे तुम टॉस उड़ाएंगे, हाथ मिलाएंगे। अरे खुदा ना खास अगर तुम्हारे घर के किसी को किसी ने मार दिया होता तो क्या तुम उस दुश्मन के साथ जाकर खेलते? नहीं ना। यही दिखाना चाहता हूं मैं आपके सामने इनका दो भैया जो चेहरा है, दो भैया जो खूबी है। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है, मगर इनको आपकी नहीं पड़ी है, इनको आपकी फिक्र नहीं, इनको आपके जज्बात की फिक्र नहीं, आपकी फिक्र नहीं। इनको बस सिर्फ पैसा दिखता है। और साथ में इनके लगे कौन है? नीतीश बाबू। वो तो उनके लिए तो गाना बना है, गली गली घूमे भौरा बेईमान, कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, कभी इस डाल पे, हम तेरा डाली डाली घूम रहे। मगर आपने देखा होगा कि जिस वक्त 4 जन के ईमान खरीद लिए गए उस वक्त और एक शेर सीमांचल आपके बीच में मौजूद था। उसका नाम बिहार का गायक अख्तरुल ईमान साहब था, जिसने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए, बड़ी से बड़ी कुर्सी की ऑफर ठुकरा दी। वो लालच में नहीं गया, उसने कहा नहीं मुझे सवाब ने मोहब्बत दी, मुझे मरने के बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला को भी मेरा चेहरा दिखाना है। हशर के मैदान में जब सवाल होगा कि जिस अवाम ने तुमको मोहब्बत दी, तुमको इख्तियार की कुर्सी में बिठाया, आप इख्तियार पर बैठकर क्या किया? तो अख्तर ईमान भाई वो शख्स होगा जो बोल के खड़ा रहेगा और कहेगा कि मैंने मेरी अवाम का साथ नहीं छोड़ा, मैंने मेरी जमात का साथ नहीं छोड़ा, मैंने करोड़ों रुपए ठुकरा दिए, मगर मैं चला पूरे सीमांचल की अवाम के साथ और बंदी से मुस्लिमीन के साथ। ये कहेगा वो शख्स। ये होती है बहादुरी, ये होती है ताकत, ये होता है ईमान। तो ऐसे शख्स का साथ तो जो आपके साथ खड़ा रहेगा लास्ट तक, जो भी फैसला पार्टी ले, जिसको भी पार्टी टिकट दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लब्बैक कहना है सदर मोहतरम का अगर कौन है तो आप सबको मानना है, उनके साथ चलना है। आज अख्तर साहब, हमारे एडवोकेट आदिल हसन साहब, आफ्ताब साहब, पूरे बिहार में मैं जहां जहां जा रहा हूं देख रहा हूं तो पता चल रहा है कि सब आके गए। यानी इतनी मेहनत की जा रही है, बिहार के पूरे 38 जिलों के अंदर जाकर लोगों को मिला जा रहा है, बात की जा रही है। आइए जमात के साथ जुड़िए, लोग मिल रहे हैं, देख रहे हैं, लोग के काम हो रहा है, जमात का पूरे बिहार के अंदर काम हो रहा है। आदिल भाई भी बता रहे थे किस तरह से अपने घर नहीं जाते, उनके बच्चे बेचारे, बीवी परेशान, यंग आदमी है, कभी यहाँ जा रहे, कभी टीवी बोल रहे। किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, ताकि सीमांचल को स्टेटस मिले, ताकि सीमांचल के अंदर भी विकास हो। इसलिए मजलिस